नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 जुलाई। ये डेट शायद गलत लिखा हुआ है, कल का छप गया है। वैसे कल का भी डीएनए ऑलरेडी बना हुआ था, मैं आप लोग को दे दूंगा उसको पीडीएफ फॉर्म में। तो आज है 16 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये संस्थान का नंबर खूबसूरत सा दिया हुआ है, कभी काल प्रयोग कर लिया कीजिए आप लोग। नीचे एड्रेस मुखर्जी नगर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब यादें तो ही रह गई हैं बस मुखर्जी नगर की। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के पहले टॉपिक, डिजिटल शिक्षा हेतु प्रज्ञता। तो देखते हैं क्या है ये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा हेतु प्रज्ञता दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के फलस्वरूप संपूर्ण देश में शिक्षा प्रभावित हुई है। महामारी के प्रभाव को रोकने हेतु, पब्लिक गैदरिंग को रोकने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को मतलब विश्वविद्यालय हो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी विद्यालय हो, सभी को बंद कर रखा गया है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रज्ञता इसी डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षा को निर्देशित करने हेतु जारी की गई है। हम लोग भी डिजिटल ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये देखिए प्रज्ञता है, गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टू असिस्ट स्कूल हेड्स, टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो ये जो है प्रज्ञता है। अब हम बात करते हैं कि क्या दिशा निर्देश सरकार का आया है। दिशा निर्देश निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें आवश्यक मूल्यांकन है। दूसरा है ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना, यथा अवधि, स्क्रीन समय, समावेश, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों आदि के सभी स्तर की समझ। आप लोगों को तो बहुत समझ होगी क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं मुझसे। संसाधन क्यूरेशन, स्तर आधारित डिलीवरी, डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, साइबर सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय और विभिन्न डिजिटल पहलों जैसे कि दीक्षा पोर्टल, जो इसके पहले आप लोग को पढ़ा चुका हूँ दीक्षा पोर्टल के बारे में, के साथ सहयोग और अभिसरण। इसके साथ ही यह निर्देश निर्धारित किया गया है कि पूर्व माध्यमिक छात्र 30 मिनट की ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र 30 से 45 मिनट के 2 सत्र में शिक्षा प्राप्त करेंगे और 9 से 12 तक के छात्र 30 से 45 मिनट के 4 सत्र में शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या महत्व रखता है ये डिजिटल एक्सेस। मार्च 2020 के बाद से देश भर में 25 करोड़ से अधिक छात्र स्कूल से बाहर हो चुके हैं कोविड-19 महामारी के कारण। दिशा निर्देशों ने स्वीकार किया है कि ये छात्र उन परिवारों में रहते हैं जो विभिन्न श्रेणियों में आते हैं, जिनके पास 4G इंटरनेट एक्सेस के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन है, जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन सीमित या कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, केबल वाले या डीटीएच वाले टेलीविज़न हैं इनके पास, जिनके पास रेडियो सेट या एफएम रेडियो के साथ एक बुनियादी मोबाइल फ़ोन है, जिनके पास कोई संचार उपकरण नहीं है। इसने जोर दिया है कि डिजिटल कक्षाओं का उद्देश्य इंटरनेट पर फेस टू फेस कक्षाओं को फिर से बनाना नहीं है। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों है। यह स्कूलों को सलाह देता है कि शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के लिए उपलब्ध डिजिटल बुनियादी ढांचे, शिक्षण के तरीके के बारे में निर्णय लेने से पहले माता पिता की भागीदारी के स्तर का सर्वेक्षण करें। स्कूलों को उन छात्रों तक पहुंचने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए जिनके पास घर पर किसी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कहता मैं इसका पक्षधर भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि अभी भारत में इंटरनेट की सर्विस हर जगह अवेलेबल नहीं है और सभी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो इसके पॉजिटिव पक्ष को भी देखना है, इसके निगेटिव पक्ष को भी देखना है। हाँ, सर्वेक्षण की आवश्यकता जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या है कि इसके पॉजिटिव पक्ष भी है और निगेटिव पक्ष भी है, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन भी है तो किसी के पास डेटा एक्सेस नहीं है, नेट की उपलब्धता सभी के पास अवेलेबल नहीं है। तो इसी दिशा निर्देशों को देखने के लिए जो पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा एक अभी जो डिजिटल शिक्षा प्रज्ञता लाई गई है, इसी के लिए लाया गया है कि उसकी जांच की जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में सारा का सारा डिटेल आप लोग को बताया गया है कि सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि सभी तक बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुँच नहीं है।
अब हम बात करते हैं अवधि के बारे में, कितना ड्यूरेशन होगा। अवधि के लिए बालवाड़ी, नर्सरी और प्री स्कूल केवल 30 मिनट माता पिता के साथ बातचीत के लिए प्रतिदिन स्क्रीन समय के लिए सिफारिश की है। ठीक है नी। स्कूल कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिदिन अधिकतम 1.5 घंटे और कक्षा 9 और 12 के लिए 3 घंटे प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस या रियल टाइम संचार क्या है। यह वास्तविक समय शिक्षण है, 2 बार शिक्षण लिख चुका है, यहाँ पे लिखा गया है, जो एक ही समय में ऑनलाइन शिक्षार्थियों या व्यक्तियों के समूह के साथ सहयोग कर सकता है और शिक्षक तत्काल प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, उपग्रह का उपयोग करके ऑनलाइन शिक्षण या दूरसंचार सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग क्या है। लाइव कक्षाओं के अलावा इसने छात्रों को पाठ डाउनलोड करने या रेडियो और टीवी कार्यक्रमों को सुनने, व्हाट्सएप और एफएम के माध्यम से संवाद करने, अपने दम पर अध्ययन करने और रचनात्मक परियोजनाओं को पूरी करने की अनुमति देने के लिए उपकरण के साथ अत्युकालिक लिखा हुआ है, अत्युकालिक सीखने के लिए कई सिफारिशें की पेशकश की है। ठीक है, इससे संबंधित स्वास्थ्य मुद्दे भी देख लेते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी या गैजेट्स के संपर्क में आने वाले बच्चे लंबे समय तक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, इसलिए अधिक समय तक डिजिटल गैजेट्स के पास बैठे रहने या उम्र के उपयुक्त शेड्यूल को डिजाइन करने के उनके अतिरिक्त उपयोग से बचा जा सकता है। साइबर सुरक्षा देख लेते हैं। यह साइबर प्रथाओं को बनाए रखने के लिए सावधानियों और उपायों सहित नैतिक प्रथाओं की भी सिफारिश करता है। कन्वर्जेंस के लिए भी देख लेते हैं। यह अभिसरण की परिकल्पना की गई है कि डिजिटली शिक्षा पर सरकार की पहल के साथ, जैसे स्वयं प्रभा है, स्वयं एक है, दीक्षा है और रेडियो वाणी शिक्षा वाणी है, इनके साथ भी कन्वर्जेंस किया गया है। ठीक है, प्रगता के भाग देख लीजिए, निम्नलिखित है। प्रगता का फुल फॉर्म देख लीजिए। पी से प्लान, आर से रिव्यू जिसे पुनरावलोकन कहते हैं, ए से ऑरेंज है क्रमबद्धता कहते हैं, जी से गाइड निर्देशन कहते हैं और वाई से यॉक टॉक यानी वार्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रगता के भाग हैं। प्रज्ञता टी और ए भी है। टी से ट्रैक कहते हैं, ए से क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन प्रशंसा भी कहते हैं। तो ये पूरा डिटेल है, इतना डीप नहीं पढ़ना है आपको, बस मोटा मोटा जो है बस देख लीजिए आप लोग। भारत सरकार द्वारा एक परामर्श जारी किया गया है, आपको पता है क्यों किया गया है, क्योंकि मार्च से स्थिति देख रहे हैं एकदम डवाडोल है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो, चाहे कोई भी हो, सभी के सभी बंद हैं। तो इसी का पूरा डिटेल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डिजिटल शिक्षा प्रगता दिशा निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि पैंडेमिक के वजह से शिक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रगता ऐसी डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षा को निर्देशित करने हेतु जारी किया गया है। ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है दिशा निर्देश। बस जैसे जैसे दिशा निर्देश दिए गए, दिशा निर्देश का एक बार आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूर्व माध्यमिक छात्र जो भी होंगे 30 मिनट की ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे। 1 से 8 तक के छात्र होंगे तो 30 से 45 मिनट के 2 सत्र में शिक्षा प्राप्त करेंगे। 9 से 12 तक के छात्र होंगे 30 से 45 मिनट के 4 सत्र में स्लॉट में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये देख लीजिएगा क्या महत्व रखता है, डिजिटल एक्सेस कैसे है, कितने करोड़ बच्चे बाहर हो चुके हैं, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको पूरा डेटा दे दिया गया। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या अवधि होगी, क्या ड्यूरेशन होगा, सिंक्रोनस या रियल टाइम संचार क्या है, एसिंक्रोनस लर्निंग क्या है, स्वास्थ्य मुद्दे क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, प्रगता के कौन कौन से भाग हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। प्रधानमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव में युवाओं से कौशल प्राप्त करने, नया कौशल सीखने और कौशल बढ़ाने का आह्वान किया है। ये देखिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये देखिए यूथ जो है स्किल डे है। ठीक है, नोट करके यहाँ पे बताया गया है कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य विश्व संगठनों के साथ मनाया जाता है। इस दिवस से संबंधित कार्यक्रम यूनेस्को और ILO द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्राप्त करना है। इसमें बेरोजगारी और रोजगार के तहत चुनौतियाँ शामिल हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संबंधित इससे तथ्य देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 के बाद से इस दिन को चिन्हित करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका ने G77 और चीन की सहायता से दिसंबर 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया है। तब से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत में विश्व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व युवा कौशल दिवस मनाने के लिए एक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। अब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य इसके थ्रू। सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह सभी के लिए व्यापक और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करता है। इंचियोन घोषणा हुई थी, देख लेते हैं इसमें। 15 जुलाई 2015 को दक्षिणी कोरिया के इंचियोन में आयोजित विश्व शिक्षा मंच में इस घोषणा को अपनाया गया था। इस घोषणा ने आजीवन सीखने के अनुभवों को पहचानते हुए कार्रवाई के लिए शिक्षा 2030 की रूपरेखा को अपनाया था। अब इसके महत्व देख लेते हैं। 1997 और 2017 के बीच युवा आबादी 139 मिलियन की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर युवा श्रम शक्ति की आबादी में 58.7 मिलियन की कमी आई है, श्रम शक्ति की आबादी में। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था में 5 युवा श्रमिकों में से 2 प्रतिदिन $3.14 से कम पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो जिस देश का युवा अगर ऐसी स्थिति से गुजरेगा तो उस युवा का क्या होगा, आप भली बात देख सकते हैं इस चीज़ को। अगला है ग्लोबल टेंडर्स फॉर यूथ। ग्लोबल टेंडर्स फॉर यूथ रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद से टेक्नोलॉजी और भविष्य की नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना 2014 में संयुक्त राष्ट्र युवा महासभा द्वारा की गई थी। सभा ने युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य वर्ष 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्यों हेतु रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल पर निम्न 2 लक्ष्यों के प्रस्ताव को बढ़ावा देना है। पहला है सतत विकास लक्ष्य 4, सतत विकास लक्ष्य 8। सतत विकास लक्ष्य 4 जो है समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित कर दे और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना है। सतत विकास लक्ष्य 8 जो है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास और रोजगार और प्रतिष्ठित काम को बढ़ावा देना है। सतत विकास लक्ष्य 4 और सतत विकास लक्ष्य 8 जो है देख लीजिए एक बार और आप लोग। सतत विकास लक्ष्य 4 जो है समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना है। और सतत विकास लक्ष्य 8 जो है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और प्रतिष्ठित काम को बढ़ावा देना है। नोट करके यहाँ दिया गया कि वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था स्किल्स फॉर ए रेसिलेंट यूथ। ठीक है, तो ये जो थीम है 2020 का स्किल फॉर ए रेसिलेंट यूथ जो है देख लीजिएगा आप लोग, थीम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कौशल भारत मिशन क्या है। कौशल भारत मिशन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। इस मिशन के अंतर्गत पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का लक्ष्य भारत में तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाकर उसे विश्व की मांग के अनुरूप ढालना है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाएं हैं जो निम्न है। पहला राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है, दूसरा कौशल विकास उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति है, तीसरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, चौथा स्किल नून स्कीम है, पांचवा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। ठीक है, तो इसके पहले भी ये पूरा का पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कई बार रिपीट हो चुका है। जब से मैं DNA पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तब से कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है परमानेंट मिशन ऑफ श्रीलंका टू द यूनाइटेड नेशन, परमानेंट मिशन ऑफ पुर्तगाल टू द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल इनवाय ऑन यूथ, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। देख लीजिए फिगर के माध्यम से भी बताया गया है, यूथ वर्ल्ड स्किल्स डे। तो इसका पूरा डिटेल मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को। आराम से इसको ध्यान से एक एक लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर साल ये चीज़ें आएंगी, तो इससे अच्छा है कि एक बार पढ़ के चीज़ों को ख़त्म किया जाए। मेरा DNA बनाने का उद्देश्य भी ये होता है, आप लोग वाली बात परिचित हो। तीसरा टॉपिक है भूकंप की भविष्यवाणी के लिए नया गणितीय मॉडल। देखते हैं क्या है, अच्छी बात है। हैरियट वाट यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं ने भूकंप की भविष्यवाणी की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक नए गणितीय मॉडल विकसित किया है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किए गए इस नए गणितीय समीकरण ने भूकंप की भविष्यवाणी के मुद्दे को एक बार पुनः चर्चा में ला दिया है।
यहाँ नोट करके बताया गया है कि भूकंप की भविष्यवाणी से संबंधित इस मॉडल में शोधकर्ताओं ने प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अध्ययन के स्थान पर गणितीय समीकरणों का प्रयोग किया है। देखते हैं क्या गणितीय समीकरण है। नया गणितीय मॉडल क्या है ये देखते हैं। शोधकर्ताओं ने अपनी खोज इस तथ्य के साथ शुरू की कि कुछ विशिष्ट प्रकार की चट्टानें भूकंप के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन चट्टानों को सामूहिक तौर पर सिलिकेटस कहा जाता है फिलो सिलिकेटस कहा जाता है। चट्टानों की एक दूसरे से टकराने के पश्चात भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार चट्टानों के टकराने तो फिसलन में घर्षण शक्ति जिसे फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ एक महत्वपूर्ण कारक होती है। यहाँ नोट करके भी बताया गया है घर्षण शक्ति फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ को एक प्लेट के विरुद्ध दूसरी प्लेट को धकेलने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। घर्षण शक्ति एक ऐसा कारक है जिनका गणितीय माध्यम से गणना की जाती है। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने फिलोसिलिकेटस की घर्षण शक्ति फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ की भविष्यवाणी करने की कोशिश की है। इसके पश्चात शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाने के लिए गणितीय समीकरणों का एक समूह विकसित किया है जिसमें आर्द्रता और फाल्ट अथवा भ्रंश की गति की दर जैसी स्थितियों में परिवर्तन का सिलिकेटस की घर्षण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से शोधकर्ताओं के लिए प्राकृतिक स्थिति जैसे भूकंप आदि में फाल्ट अथवा भ्रंश की गति को समझना काफ़ी आसान हो गया है। अब हम बात करते हैं शोध का महत्व क्या है। बीते कई दशकों में भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए एक तरीका विकसित करने पर काफ़ी अधिक समय और अधिक धनराशि खर्च की गई है, किंतु इस तरह के प्रयासों की सफलता दर काफ़ी कम रही है। भूकंप का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत काफ़ी मुश्किल होता है, जिससे कारण आम लोगों की जान बचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। बीते 30 वर्षों में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में 2 भूकंप भी शामिल है, जिसके कारण लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। सर्वप्रथम 2004 में आए भूकंप में सुनामी के कारण 2,20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2,20,000 2004 में जो भूकंप आया था, सुनामी आई थी, उससे 2,20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसके पश्चात 2010 में आए भूकंप पे 1,59,000 लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1990 और 2019 के मध्य यानी 90 और 2019 के मध्य विश्व भर के भूकंप के कारण लगभग 9,23,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अब हम बात करते हैं भूकंप का अर्थ क्या है, ये भी देख लेते हैं। एक मिनट, भूकंप का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। चलिए भूकंप का अर्थ देख लेते हैं। सभी लोग परिचित होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं उनको इतना तो पता ही होगा। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने का तरंग उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। भूपर्पटी अर्थक्रस्ट के सैलो मतलब रॉक्स में कुछ गहन दरारें होती है, जिन्हें भ्रंश कहा जाता है। प्रायः ऊर्जा भ्रंश के किनारे ही निकलती है। भ्रंश के दोनों ओर सैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहाँ ऊपर के सैलखंड में दबाव डालते हैं और इसके पास उनके आपस का घर्षण उन्हें बांधे रखता है, किंतु अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, जबकि ऊर्ध्व केंद्र जिसे फोकस के भू सतह पर उसके निकटतम स्थानों को अधिकेंद्रण एपिसेंटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं भूकंप का मापन। भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती है, जिन्हें भूकंपी तरंगें कहा जाता है। वैज्ञानिक इन भूकंपी तरंगों को भूकंप मापी नामक उपकरण से मापते हैं। कई बार पूछा जा चुका है साइंस में। वैज्ञानिक भूकंप मापी सिस्मोमीटर उपकरण में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर भूकंप के समय, स्थान और तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिटेल क्या होता है भूकंप, कौन सा गणितीय फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, कौन सा गणितीय मॉडल यूज किया जा रहा है, सारा का सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण जीने के आपके टॉपिक, जिसमें मैंने डिजिटल शिक्षा हेतु प्रगता बताया, प्रगता का फुल फॉर्म बताया, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय से संबंधित है, ये सारा का सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या महत्व रखता है, डिजिटल एक्सेस कैसे होता है, सर्वेक्षण की आवश्यकता क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिंक्रोनस या रियल टाइम संचार क्या है, एसिंक्रोनस लर्निंग क्या है, स्वास्थ्य के मुद्दे क्या होंगे, सुरक्षा क्या होगी, कन्वर्जेंस क्या हो गया, प्रगता के भाग कौन कौन से हैं, ये सारा का सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, ये भी पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है, भारत का क्या पक्ष है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, एनजीओ घोषणा क्या है, ग्लोबल टेंडर्स फॉर यूथ 2020 क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस क्या है, कौशल भारत मिशन क्या है, भूकंप की भविष्यवाणी के लिए नया गणितीय मॉडल जो विकसित किया, ये भी आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है,
और क्या गणितीय नया गणितीय मॉडल क्या है ये भी बताया गया है, सूत्र का महत्व क्या है ये भी बताया गया है, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है ये भी आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा आज का डीएनए। और जो भी आप लोग को मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है, पीडीएफ आप लोग को इसका मिल जाएगा। आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए आराम से, पीडीएफ पे क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिनको पेपर देना हो किसी भी परीक्षा का, परीक्षाएं बहुत सारी हैं, कई बार रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को, तो अभी समय मिला है, पढ़ लीजिए आप लोग, चाहे लोअर पीसीएस जिसको मेंस देना हो, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है, अभी पीसीएस 2018 का इंटरव्यू चल रहा है इसमें। तो लोअर 2019 जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो लोग मेंस की तैयारी पर अपना पूरा फोकस करें, क्योंकि आपको पता है कि मेंस के नंबर पे ही 672 पोस्ट है, अच्छे अच्छे पोस्ट है, सब क्रीम पोस्ट है, बहुत सालों बाद यूपी में वैकेंसी ऐसी आई है जिसमें इंटरव्यू अब नहीं हो रहा है लोअर पीसीएस में। तो अगर किसी अभ्यर्थी का प्रीलिम्स हो चुका है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेंस की तैयारी करें जिसमें रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीएस आता है, हिंदी आता है और साइंस भी आता है। तो सभी आता है, वनडे एग्जाम की तरह ही होता है। 672 पोस्ट है, टोटल 15,000 लोगों ने उसको, जहाँ तक मुझे लग रहा है 15,000 बच्चों क्वालिफाई किए हैं। तो मेंस की तैयारी आप लोग स्टार्ट कीजिए। यूपी पीसीएस जिसका अभी प्रीलिम्स होना है वो लोग भी अपना तैयारी करें। बाकी बिहार का भी प्रीलिम्स होना है, मेंस भी होना है, अभी यूपीओ का पेपर है, यूपीएससी का पेपर, बहुत सारे पेपर हैं, कितना डिस्कशन किया जाए। तो चलिए, अगर आप लोग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोर्स ज्वाइन करना हो, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।